Today we have with us on our show an expert who can navigate us through creating more wealth क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ बेसिक नहीं है, सिंपल फाइनेंसिंग की नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज़ है HNIs एंड अल्ट्रा HNIs को कोच करने की। इन टर्म्स ऑफ वर्थ अगर हम बात करें तो रिटेल HNI एंड अल्ट्रा HNI की वैल्यूएशन को हम क्या कहते हैं सर? देखिए, अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं, किसी के पास अगर 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो HNI है। 25 करोड़ का जिसके पास मिनिमम पोर्टफोलियो है, तो वो बंदा अल्ट्रा HNI। ग्लोबली अगर मैं एक डेफिनेशन दूं तो HNI की डेफिनेशन है कम से कम 8 से 10 करोड़ और अल्ट्रा HNI के 250 करोड़। What all asset classes are required to diversify in the segment of HNIs? एक नया डाइवर्सिफिकेशन आपको क्या ऐड करना है? यू शुड बाय द इंश्योरेंस ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो। किसी का पर्सनल लॉस एक इंश्योरेंस कंपनी क्यों बियर करेगी? लोग अपनी डेप्रिशिएटिंग असेट कार का इंश्योरेंस करते हैं, बट अपने एप्रिशिएटिंग असेट पोर्टफोलियो का कोई इंश्योरेंस नहीं। फिर बाद में कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर पता ही नहीं। Yes, a lot of people don't know about it. 3 habits which you feel that HNIs should not be doing. कई बार मैंने ये तक देखा है लोग EMIs में चले जाते हैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, विच इज़ नॉट एडवाइज। आप इंडिया को कहाँ देखते हैं आज से 15 साल में? मुझे लगता है कि शायद 2047 से पहले ही हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप सबका स्वागत है इस शो पे जिसका नाम है द गरिमा कौशल शो। इस पॉडकास्ट पे हमारी कोशिश रहती है कि हम उन गेस्ट को लेकर आएं जो आपकी डे टू डे लाइफ को थोड़ा सिंपल करें। डेफिनेटली अगर सिंप्लिसिटी की बात करें तो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हु आर गिविंग अस अ लॉट ऑफ एडवाइजरी, लेकिन जब थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेजेस पे लाइफ में आते हैं हम लोग, तब हमें चाहिए होते हैं एक्सपर्ट्स। आई नो आप लोग ये बात समझना चाह रहे होंगे कि मैं किस टाइप के एक्सपर्ट की बात कर रही हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करवाती हूँ। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स होते हैं जिनके साथ हम बहुत साल टाइम स्पेंड करते हैं और एक रिलेशन डेवलप करते हैं। लेकिन स्कूल के बाद आता है कॉलेज, कॉलेज के बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वी आर मीटिंग विद द न्यू पीपल, new experts who are giving us more knowledge and helping us navigate through more complexities of life. Yes, today we have with us on our show an expert who can navigate us through creating more wealth क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज बेसिक नहीं है, सिंपल फाइनेंसिंग की नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज है HNIs एंड अल्ट्रा HNIs को कोच करने की। टुडे वी हैव विद अस ऑन आवर शो मिस्टर विजय कौशिक जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आज सर हमें एक बहुत सिंपल वे में ये समझाएंगे कि जब आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे आते हैं तो आप एक डिसेंट पोर्टफोलियो बनाने के बाद आगे का रास्ता कैसे तय करें और क्या चीज़ें हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या माइंडसेट है जिससे आप एक रिटेल से HNI और HNI से अल्ट्रा HNI बनने की जर्नी बहुत स्मूथली अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स आस्क फ्रॉम हिम अबाउट द HNI माइंडसेट। सर प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर हम अपने क्वेश्चंस की बौछार करेंगे आपके ऊपर। देखिए, मेरे को करीब 20 साल हो गए HNIs को पढ़ाते हुए, और स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मैं 2004 में मेरे को एक बड़ा लॉस हुआ था मार्केट के अंदर। मैं किसी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था। तो आज वो दिल्ली सेक्रेटरीट में MLA हैं, मगर मैंने सिर्फ उनको देखा, उनके ऑरा को देखा और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। बट मैंने ना चीज़ें नहीं समझी कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो फिर कोइंसिडेंटली मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुझे जॉब मिला, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी ना स्टॉक एनालिसिस में है। जैसे स्टॉक का एनालिसिस होता है, कैसे करना है। तो जब मैंने उनको ज्वाइन करा तो स्टार्टिंग में ना सेल्स बिल्कुल भी नहीं हुई, बिकॉज माय रोल वाज टू इंक्रीज द सेल्स, बट वो बिल्कुल अचीव नहीं हुआ। तो इससे पहले वो मेरे को क्वेश्चन करते, मैंने उनको बता दिया भाई सेल्स नहीं हो रही है, क्योंकि पीपल आर दे वर नॉट अवेयर ऑफ कि हाउ टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एडवांस एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको पता ही नहीं था। उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी और फिर उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दिया कि तुम इसको अवेयरनेस क्रिएट करो लोगों में। तो हमने वर्कशॉप्स करे, सेमिनार्स करे, ट्रेनिंग कैंप्स लगाए, काफ़ी कुछ करा, बट हम ना पुश कर रहे थे। एट द सेम टाइम दिल्ली के अंदर ना करीब 4 से 5 HNIs थे
हाँ, और मुझे पता है कि भई ये हमारे पुराने क्लाइंट हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है और एवरी टाइम दे यूज्ड टू अप्रोच मी कि विजय मेरा ये एक रिक्वायरमेंट है, आप इसको सॉल्व करना है, मेरे को ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है, मैं चाहता हूँ आपका सॉफ्टवेयर इसको स्क्रीन करके दे दे। एक तरफ मैं पुश कर रहा हूँ लोगों को, दूसरी तरफ वो मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस ना 5 साल तक चली और मैंने ये देखा जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं ना, वो काफ़ी बड़े बनते जा रहे हैं। और क्योंकि उनके पास ना उनको सॉल्यूशन चाहिए। नॉलेज ड्रिवन था, बट हम जहाँ पुश कर रहे हैं वो हमारी नॉलेज पे डिपेंडेंट थे। तो फिर मैंने 2010 में डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अब एचएनआईज़ को ही पढ़ाऊँगा और 2010 से लेके आज तक मैं सिर्फ एचएनआईज़ को ही पढ़ा रहा हूँ या अल्ट्रा एचएनआई, जिसके बाद भी एक टर्म होती है व्हिच इज़ कॉल्ड फैमिली ऑफिसेज़। इन 3 कैटेगरी को ही मैं पढ़ा रहा हूँ। वंडरफुल। या तो सर की बात से जो गहराई में ये समझ में आ रहा है कि जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे हो, उनको आपको पहले सिखाना पड़ेगा, उनका लेवल स्केल अप करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने सर को डायरेक्टली कांटेक्ट किया क्योंकि वो इनकी क्वालिटी को पहचान चुके थे, ही हैड अ एक्सेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर व्हिच कुड मेक देयर वर्क ईजियर। This we are talking about back in 2004, not in 2025. Today we have a lot of accessibility of softwares because आज तो बिना सॉफ्टवेयर के लाइफ इज इम्पॉसिबल। बट उस सॉफ्टवेयर को राइट वे में यूज कैसे करना है और एक राइट माइंडसेट को कैसे अचीव करना है, उसको स्केल अप करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी हैव अ राइट मेंटोरशिप। तो सर आपके हिसाब से आपने जब एच के साथ काम करना शुरू किया, did you find a difference in the mindset between the people you were asking and the people who followed you? ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। रीज़न इज़ दिस, जो रिटेलर्स होते हैं, मैंने जैसे बताया, आज भी आप देखोगे ना सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस क्यों बन रहे हैं, ये स्टॉक ले लो, ये स्ट्रैटेजी ले लो, बिकॉज़ वो लोग ना, जो रिटेलर्स हैं वो चाहते हैं कि कोई उनको कुछ दे, वो यही चीज़ें ढूँढ रहे हैं। अब क्रिएटर्स वही चीज़ें बना देते हैं, तो वो चीज़ें डिमांड में हैं। मगर जो एचएनआई है ना, वो अपनी स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन हिज पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग ऑन हिज टारगेट, डिपेंडिंग ऑन हिज करंट सिचुएशन, वो पूरा स्ट्रैटेजी खुद बनाता है और उसके बाद वो उसको ऑटोमेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है। तो कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बनवाते थे आप क्लाइंट्स के लिए? हाँ जी, आज भी बन रहे हैं, आज भी बन रहे आज हैं। भी बन रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ वर्थ अगर हम बात करें तो रिटेल एच एंड अल्ट्रा एच की वैल्यूएशन को हम क्या कहते हैं सर? देखिए, अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं, किसी के पास अगर 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो एचएनआई है, मिनिमम 5 करोड़ रुपीस। इसमें कई बार ये प्रॉपर्टी भी ऐड होती है और असेट क्लासेस भी ऐड होती हैं, मगर अगर प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है तो ऐड नहीं होगा। किसी भी एसेट क्लास पे लोन है तो वो ऐड नहीं होता। प्योर 5 करोड़ का पोर्टफोलियो हो, दैट वो पोर्टफोलियो मींस इन्वेस्टमेंट्स इन विच ऑल सेगमेंट्स? एनी सेगमेंट, ऑल एसेट क्लासेस इंक्लूडेड, अच्छा, इक्विटी एंड लिक्विड एंड एफडीज एवरीथिंग, एवरीथिंग, गोल्ड वगैरह, आप उनका सब कमोडिटी स्टॉक सब देख लेते हैं। एब्सोल्यूट। सो दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यूएशन जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स में डाली हुई है, नेटवर्थ नेटवर्थ वो 5 करोड़ 5 करोड़ मिनिमम की। होना चाहिए ओके, और लिक्विड भी होना चाहिए। लिक्विड भी होना चाहिए। दूसरा, अब मैं अल्ट्रा एचएनआईज की अगर आप लोगों को बात बताऊं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 25 करोड़ का जिसके पास मिनिमम पोर्टफोलियो है, तो वो बंदा अल्ट्रा एचएनआई है। या और ग्लोबली अगर मैं एक डेफिनेशन दूं तो एचएनआई की डेफिनेशन है कम से कम 8 से 10 करोड़ और अल्ट्रा एचएनआई की है 250 करोड़। 250 करोड़। तो इंडिया के अल्ट्रा एच और ग्लोबल अल्ट्रा एच का गैप काफी बड़ा है। ओके, सो आई बिलीव आपके पास एक फिल्टर है आने का कि कोई आपके पास आए तो पहले वो 5 करोड़ की वर्थ बना के आए। करेक्ट। उस वर्थ को बनाने के लिए जैसा आपने कहा कि यूट्यूब पे बहुत बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंटेंट अवेलेबल है, बट वो जर्नी भी अक्सर लोग आसानी से अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी सर्टेन प्रैक्टिसेस, सर्टेन स्ट्रैटेजीज जो एक एच को डिफाइन करता है। तो कैन यू जस्ट ब्रीफ अ लिटिल ऑन द स्ट्रैटेजीज विच एन एच फॉलोज टू मेंटेन द वेल्थ? की वेल्थ बनाना तो बन जाती है, मेंटेन नहीं हो पाती। एब्सोल्युटली। देखिए, यहाँ पे ना मैं इसको ना एक क्रिकेट के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्रिकेट के एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, क्या होता है कि एक नॉर्मली मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो हम गली में खेल सकते हैं, एक अपने सोसाइटी के ग्राउंड में खेल सकते हैं। 2-4 दोस्तों को बुलाया और हमने क्रिकेट खेल लिया। मगर अगर वहीं पे मुझे वर्ल्ड कप खेलना है और जीतना है, तो अब स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से चेंज होंगे।
जैसे नॉर्मली तो आप विदाउट पैड खेल लीजिए, विदाउट हेलमेट खेल लीजिए, जैसी मर्जी बॉल है आपने हिट कर दिया। ये तो एक कैजुअल अप्रोच है, रोज फिटनेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आपको खेलना है। मगर अगर आपने गरिमा ये डिसाइड कर लिया ना, मुझे 25 करोड़ 5 करोड़ का जो एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई के लेवल्स हैं, उनको अचीव करना है, अब स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग है। जैसे वर्ल्ड कप जीतना है, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की बात करें, उनका रूटीन पूरी तरीके से अलग होता है। उनका डाइट, माइंडसेट, प्रोसेसेस, स्ट्रैटेजी, सब कुछ अलग है उनका। सब कुछ होता है। ये ना मान लो कि केवल स्टडी हो गया तो बस काम हो गया। तो अब क्या है, आज आप ग्राउंड में खड़े हो, अब आपके पास कैसी भी बॉल आ सकती है, तो मार्केट भी कैसा भी रिएक्ट कर सकती है। आपको वो पैसा बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको पैसा बनाने का ही मौका मिलेगा, नहीं। किसी भी तरीके का टफ से टफ सिनेरियो आपके सामने आ सकता है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस इट। और फिर अगर आपके पास उसकी लर्निंग्स हैं तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, और कई बार आप उसको ना बड़ी अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर देते हैं। एब्सोल्युटली। या यस, यू आर वेरी राइट ऑन दिस पार्ट कि ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि जब मार्केट में एक नॉइज़ होती है ना कि करेक्शन आने वाली है, करेक्शन आने वाली है, तब बहुत सारे लोग ना वो नॉइज़ से ही वापस एग्जिट लेना शुरू कर देते हैं। बट जिन लोगों के पास उस टाइम पे पैसा होता है ना, वो राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और वो उस टाइम पे वो चीज़, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान वाली बात है। तो जो वर्थ लेके बैठा है तो वो उस समय पे अपने आप को और इन्वेस्ट करता है। So this is a major shift, I believe, in a mindset. Wonderful, sir. आप ऑफ कैमरा एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी कोट कर रहे थे. I believe this is for all the females who are maybe or may not be actively involved in the finances of the family. हम इस पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन सर के पास एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है जिससे आप लोग रेजोनेट कर सकते हैं कि हाउ यू नीड टू चेंज योर माइंड टू बिकम एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड. सर वो वाला एग्जाम्पल भी जरूर कोट कीजिए. बेसिकली आपने देखा होगा, फीमेल्स में रोज ऑफिस जाती हैं वो, तो कई बार बिल्कुल ड्रेसअप होके जाती हैं, वेल मेंटेन्ड रहती हैं। एक होता है ऑफिस जाना रोज, और अपने आप को अच्छी तरह कैरी भी करती है। मगर दूसरी साइड अगर उनको मिस वर्ल्ड का कंपटीशन पार्टिसिपेट करना और जीतना भी है, तो अब उनका माइंडसेट, अब उनका रूटीन, उनका स्ट्रैटेजीज, क्योंकि वहां पे आपको ज्यूरी को भी फेस करना है, क्योंकि वहां पे आपके पीयर्स भी बहुत सारे होंगे। तो अब उसके लिए जो माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, प्रोसेसेस और बाकी चीजें चाहिए दोस्त, फिर वो एचएनआई वाली स्ट्रैटेजीज है सारी। अब अगर आपको एचएनआई बनना है, ऐसी बात नहीं है, फीमेल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज फ्रॉम जयपुर, बहुत अर्ली स्टेज में उन्होंने चीजें सीख ली थी। और आपको मैं गरिमा एक बड़ा सरप्राइज नंबर बताता हूँ, शायद मेरी स्टूडेंट 40% फीमेल्स है। फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, सबकी फैमिली उनको आगे से आगे सपोर्ट कर रही हैं, और आज की डेट में दे आर डूइंग वेरी वेल। या It's good to hear this because probably in a small segment, females are being valued in a routine. That's amazing to hear. So, if I talk about asset classes, what all asset classes are required to diversify in the segment of HNIs? Because retails जो है उनका inclination towards secured investment options ज़्यादा रहता है. बट आई डोंट थिंक सो वेल्थ जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकती है अगर आप प्योर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोज रहेंगे तो. इसमें ना यहाँ पे मैं 2-3 चीजें शेयर करना चाहता हूँ। एचएनआई को ना स्टार्टिंग में इक्विटी से ही स्टार्ट करना चाहिए, अगर इफ दे हैव टू अचीव अल्ट्रा एचएनआई लेवल। बट साथ के साथ जो आपने एक वर्ड बोला ना, डाइवर्सिफिकेशन, मैं आज एक नई डेफिनेशन आपके चैनल के थ्रू दे रहा हूँ। अब ना आपको अपने इक्विटी जो आप खरीद रहे हैं, दैट शुड बी नॉलेज बेस्ड। पहली बात तो भाई, आपने 2 3 4 5 सेक्टर में डाल दिया पैसा, दैट्स ओके। बट एक नया डाइवर्सिफिकेशन आपको क्या ऐड करना है, यू शुड बाय द इंश्योरेंस ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो। इंश्योरेंस ऑफ इक्विटी, डेफिनेटली इट्स अ न्यू टर्म एंड लेट्स डीप डाइव इनटू इट कि इसका मतलब क्या है. राइट, क्योंकि देखिए, आपने स्टडी करा, आपने इन्वेस्टमेंट करा, और आप मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। कल को 2008 जैसा भी तो करेक्शन हो सकता है, दैट वाज क्लोज टू 65% करेक्शन। 2020 जैसा भी करेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना, दैट वाज 45% करेक्शन। अब इस केस में जो कोई इतनी मेहनत करके आज 5 करोड़ तक पहुंचा और अगला टारगेट उसका 25 करोड़ का है, 2008 में गरिमा जो करेक्शन आया था ना, 6300 से 2200 का इंडेक्स आ गया था, और वो 2200 का इंडेक्स रिवर्स होके 6300 तक गया था। आपको पता है 5 साल लग गए। अब 5 साल क्या एचएनआई वेट कर सकता है अपनी ग्रोथ के बारे में? एब्सोल्युटली, इट्स वेरी चैलेंजिंग. या
तो देखिए वो तो फिर अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया ना, वी आर नॉट रिटेलर्स। यस, तो उनको क्या करना है, अपना इंश्योरेंस करिए। और जब आप इंश्योरेंस करेंगे, मान लीजिए वो 5 करोड़ तक आप पहुंच गए थे, बट उसके बाद मेजर करेक्शन आ गया, बट इफ यू हैव एन इंश्योरेंस विद यू, तो अब वो एक्टिवेट हो जाएगा इन केस ऑफ मेजर करेक्शन। हाउ डू वी गेट दिस इंश्योरेंस? देखिए ये तो मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने जो भी हमारा पोर्टफोलियो है इक्विटी का, उसका हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई मेजर करेक्शन आ गया तो आप उससे पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इट्स ऑल योर्स। बट सर एक बात बताइए, बिकॉज मैं जो समझ पाती हूँ कि इंश्योरेंस का तो मतलब होता है इंडेमनिफिकेशन ऑफ अ लॉस ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स। तो जो इक्विटी का किसी का पोर्टफोलियो का वेल्थ का लॉस हो रहा है या किसी और पोर्टफोलियो में नॉन इक्विटी ऑल्सो बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे उस पैसे को दे पाएगी? बिकॉज किसी का पर्सनल लॉस एक इंश्योरेंस कंपनी क्यों बियर करेगी? क्योंकि वो प्रोडक्ट बेच रही है ना भाई। मान लीजिए मेरे पास आज एक कार है, यू 10 हैव लाख टू पे रुपए की। प्रीमियम अगेंस्ट Yes, दिस। that's it. तो आपका पोर्टफोलियो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको प्रीमियम बढ़ता है? The cost of insurance will remain 2% per annum पर एनम ऑफ योर पोर्टफोलियो। वैल्यू। मान लीजिए 1 जनवरी को यू डिसाइड टू बाय एन इंश्योरेंस ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो, आज आपका 5 करोड़ का है तो उसका 2% साल का, 2 साल बाद वो 10 करोड़ का हो गया तो 10 करोड़ का 2% साल का। ओके, जब रिन्यूअल आएगा उस टाइम पे Renewal वैल्यूएशन। नहीं, एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी से हम कहते हैं। अच्छा, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना आपको हर महीने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करना चाहिए। अच्छा, ओके। अब उसका एडवांटेज पता है क्या होगा? आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बढ़ा, जब वो एग्जांपल के साथ लेते हैं 5 करोड़ का आज 5.5 करोड़ हो गया, तो आपने 5.5 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया, तो हायर वैल्यू प्रोडक्ट हो गई। अब वो 5.5 करोड़ मान लीजिए 5.75 हो गया, अब आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया। जैसे जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका पोर्टफोलियो नए पीक पे जा रहा है, आप उसका इंश्योरेंस करते रहिए, आप अपनी वेल्थ को भी सिक्योर करते जा रहे हैं। यहाँ से आप अगर मान लीजिए 25 करोड़ तक पहुंच गए, वो बंदा तो सोच ही नहीं सकता विदाउट इंश्योरेंस। गॉट इट, गॉट। मान लीजिए आज आज मान लीजिए कोई भी अल्ट्रा एचएनआई है, वो बड़ी कार खरीदता है, मान लीजिए 2-3 करोड़ की, 3 करोड़ की। आपको लगता है गवर्नमेंट का भी रूल नहीं है, फिर भी वो विदाउट इंश्योरेंस रह सकता है क्या? नहीं, सोचेगा भी नहीं, बाहर ही नहीं आती गाड़ी शोरूम से। बाहर ही नहीं आएगी। मगर 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं गवर्नमेंट का कोई कंप्लाइंस नहीं है, तब भी क्या वो अफोर्ड कर सकता है विदाउट इंश्योरेंस? नो, नॉट एट ऑल। अब आपको एक सरप्राइज बताता हूँ, लोग अपनी डेप्रिशिएटिंग असेट कार का इंश्योरेंस करते हैं, बट अपने एप्रिशिएटिंग असेट पोर्टफोलियो का कोई इंश्योरेंस नहीं करता। वेरी राइटली सेड, यस। एंड तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, जो चीजें पैसा आपको ग्रो कर रही हैं, आपको एचएनआई बना दिया, अल्ट्रा एचएनआई फैमिली ऑफिस तक ले जाएंगे, आप उनका इंश्योरेंस कर भी नहीं रहे हो, फिर बाद में कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर पता ही नहीं। यस, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो फिर हम लोग यहाँ पर चीजें बताते हैं कि कैसे आप इसको मतलब एचएनआई से अल्ट्रा एचएनआई बन सकते हैं, बट आपको सिक्योरली आगे बढ़ना पड़ेगा। गॉट इट। साल का 2% का प्रीमियम है, बाकी और भी तो स्ट्रेटेजी प्ले होती है, 2% तो वहीं से ही आ जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। दैट्स नॉट ए कॉस्ट, दैट इज नॉट, मैं नहीं मानता इसको कॉस्ट, ना ये लॉस है, बस आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है उसका 1% थोड़ा सा कम हो जाता है, दैट्स इट। गॉट इट, गॉट। नहीं नहीं, मेक सेंस, बिकॉज डेफिनेटली अगर हम मार्केट की बात करें तो पैनिक सेलिंग एक टर्म है। पैनिक सेलिंग क्या होती है कि लोगों को लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो हमने बड़ी मेहनत से आज 10 लाख को 18 लाख की वैल्यू, 25 लाख की वैल्यू हमने देख रखी है, बट जब करेक्शन आती है तो एकदम ओवरनाइट नहीं आती है, इट कम्स ग्रेजुअली। तो 25 को हम 22 देखते हैं, फिर 20 देखते हैं, हालांकि हमारी इन्वेस्टमेंट 10 की थी, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि हमारा ऊपर का 5 लाख आज माइनस में है। तो you panic sell it and then you are sitting at home and then you are waiting again कि वो राइट टाइम कब आएगा जब हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो स्ट्रगल है ना, आई बिलीव एचएनआईज डोंट हैव टू गो थ्रू दिस स्ट्रगल, रादर एचएनआईज हैव अ डिफरेंट माइंडसेट टू मेक इट इवन मोर अपॉर्चुनिटिस्ट। तो सर मुझे आपने बताया, तो जो एचएनआईज के माइंडसेट के बारे में हमने बात करी, उनकी इंश्योरेंस की बात करी, वेल्थ प्रेजर्वेशन की बात करी, थोड़ा सा एक बात बताएं, जितना हम आज इंडिया में बड़े ब्रांड्स को सुनते आ रहे हैं जिन्होंने जेनरेशनल वेल्थ पास करी है, क्या ये कहावत आज भी वैलिड है कि एक जनरेशन कमाती है उसकी 7 जनरेशंस उसको खाती है? बिल्कुल सच बात है, मगर अब थोड़ा सा इसमें रूल चेंज ये हो रहा है, अब अगली जनरेशन जो एंजॉय तो कर रही है, बट वो इसको ग्रो भी कर रही है।
आप जैसे मैंने बोला मेरी 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल्स हैं, मगर बाकी जो 30-40% हैं वो यंग जनरेशन है, जेनजी जिसे बोलते हैं। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अब इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं कि भाई आप लोग सीखो, आप लोग इसको ग्रो करो, तो वो भी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और जब वेल्थ ग्रो होती है तो फिर मुझे लगता है स्टेबिलिटी फैमिली में भी आती है और उस बच्चे में भी आती है। आनी भी चाहिए सर, बिकॉज पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से कोई चीज बनाई है। करेक्ट। एंड और जब वो बच्चा खुद ग्रो करते हैं ना, तो तो उसको फिर समझ में आते हैं पैसे की वैल्यू क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चाहे हर चीज के लिए फादर को बोल दो, हाँ। पापा मोबाइल, पापा शूज, कार, बाइक, व्हाटएवर। यस। मगर अब जब वो खुद कमाता है ना, तो वो खुद इतनी जल्दी खर्चा नहीं करता। उसको पता है भैया करोड़ रुपया चला जाएगा, तुझे कार लेनी है था, तो वो फिर सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा। और आई थिंक जब यंग जनरेशन आपके बिजनेस को ज्वाइन करती है, वो बहुत सारे नए माइंड ऑप्शंस, टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, टेक्निकलिटीज और बहुत सारे एवेन्यूज ओपन करते हैं। आप लोगों ने, आई एम श्योर आपके लिए भी एक बहुत चैलेंज होता होगा कि आपको विद टाइम इवॉल्व रहना पड़ता होगा विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोई नया बच्चा आपके पास, अपने फादर जो आपके 10 साल पुराने क्लाइंट हैं, आज आके वो बच्चा बैठा है, बैठते ही बोलेगा कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, एंड यू हैव टू लाइक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑन दैट ऑल्सो। तो यू कीप इवॉल्विंग विद द न्यू रिक्वायरमेंट्स। यस, होता ही है आज की डेट में। जैसे एल्गो इज वेरी वेरी फेमस यस। टेक्नोलॉजी, काफी लोग यूज कर रहे हैं। ओके। या And so, can you throw some light? How is the role of spouse in maintaining the family wealth? देखो, मैं ना HNI और अल्ट्रा HNI लेवल पे ना ये चीजें बहुत अच्छी नोटिस कर रहा हूँ कि नो डाउट, देखो वो लोग बढ़ना तो उन्होंने है ही आगे। वो लोग एक फैमिली, एक कहते माइंडसेट है कि हमें यहाँ से और 5 गुना 10 गुना जाना है अगले आने वाले सालों में। मगर वो जो डिसीजन मेकर है ना, जो बिजनेस संभाल रहा है फैमिली का, उसको एक बात और क्लियर है कि बॉस, मैं एक तरफ तो पूरा फोकस कर रहा हूँ अपने बिजनेस पे, मगर एट द सेम टाइम उसको ये पता है कि अगर मैं अब वेल्थ जनरेशन में लग गया ना, या अपनी अटेंशन डाइवर्ट करूंगा, तो ऐसा ना हो कि जो अभी ऑलरेडी इनकम बहुत अच्छी आ रही है उस पर डेंट आ जाए। तो जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, अब मैं वहां पे डीप डाइव करता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, अपनी स्पाउस को, अपनी वाइफ को पूरी तरह एजुकेट करते हैं कि भाई तुम ट्रेनिंग लो। और जो अब क्या होता है इसका एडवांटेज, हस्बैंड पूरी तरह इनकम पे फोकस्ड है, वाइफ उसको ग्रो करने पे फोकस्ड है। अब वो क्या करती है, पहले देखिए HNI अल्ट्रा HNI लेवल पे ना एक एडवांटेज तो होता है गरिमा, जैसे घर में शेफ है या कुक है, ड्राइवर है, मेड है, टाइम तो है। House फिर- help completely हाँ, setup है। हाँ। और दूसरी बात, उनके उनके वो एजुकेटेड है। Yes. अब वो घर पे क्या करे, Eligibility criteria बाहर खुद जाना पे। ही नहीं है, हाँ। कहीं पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि Yes. आपको जॉब करनी है कहीं पे, तो वो घर पे क्या करे। अब उन्होंने क्या करा, अपने फैमिली के फंड को ग्रो करने का प्लान बनाया, पहले नॉलेज ली, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करा। और मैं बता देता हूँ, अगर एक बार वो बंदी सीख गई, तो शायद मुझे लगता है वो बंदा भी उतना नहीं जनरेट कर पाएगा उससे, क्योंकि देखिए मनी माइंडेड होती हैं फीमेल्स, मेरी वाइफ भी सुपर मनी माइंडेड है। तो वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और जैसे मेरे 40% फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको फोकस्ड होकर लर्न करते हैं, इम्प्लीमेंट भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ज़्यादा वो डाइवर्ट नहीं होते कि भाई जितना बताया उतना करना है। तो आज की डेट में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर रही है और फैमिली ग्रो कर रही है। फोकस हस्बैंड का अर्निंग पे है और उनकी वाइफ का उसको ग्रो करने पे है। अब बच्चों को भी तो वो नॉलेज मिल रही है, क्योंकि इवनिंग में जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो क्वालिटी डिस्कशन हो रहा है। अब वो डिस्कशन फिर बच्चों को भी सुनाई देता है, तो काफ़ी चीज़ें तो नॉर्मल डिस्कशन में ही उनको फीड हो रही हैं। तो जब तक वो 10-15 साल लगातार यही सुनेंगे, तो दे ऑल्सो ज्वाइन द कन्वर्सेशन। I know the ecosystem has been built within the house and that environment. So, on a quick note, who is a better decision maker, a female or a male? बोथ आर गुड डिसीजन मेकर, मगर उन लोगों का अपना अपना एक एरिया है डिसीजन मेकिंग का। अब जैसे फीमेल को पढ़ाना है, क्विक डिसीजन हस्बैंड ले लेंगे, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं सुनते। मगर थोड़ा फीमेल ना स्टार्टिंग में, मैं कर लूंगी, मैं कर पाऊंगी। जैसे मेरी 2 स्टूडेंट है, गुड़गांव की हैं, उनको पहले मेरे को मतलब उन्होंने क्लासेस स्टार्ट करने से पहले ना मेरे को काफ़ी क्वेश्चन पूछे, विजय मैं कर तो लूंगी, मेरे को अपनी एजुकेशन मैंने आज से 10 साल पहले छोड़ दी थी, 15 साल पहले छोड़ दी थी, 20 साल तो मैं इतनी टैक्सी भी नहीं हूँ, कर लोगे। वो सेटिस्फेक्शन तो मिल जाता है, मगर जब एक बार वो सीख जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो उस मामले में देखिए डिसीजन लेना है तो वो हस्बैंड उनको गो अहेड कर देते हैं, वहाँ पे वो ठीक है।
लर्निंग के बाद फिर वो दे टेक द मैटर फॉरवर्ड, हाँ तो वो वहाँ पे फिर ठीक है, फिर उसके बाद किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर फैमिली में ना राइट मिक्स होता है डिसीजन का, कोई किसी एरिया में अच्छा है, कोई किसी एरिया में बहुत अच्छा And who is a more risk taker, a male or a female? है। मेल्स, Males. हाँ वो रिस्क तो लेते ही। Because they are born with the mindset कि काम करना है, घर चलाना है, सब कुछ करना है। नहीं, अब Conditioning ऐसी है। फैमिली में ना वो घर चलाने वाली बात तो है ही नहीं, यहाँ से ग्रो करना है तो अब आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। I know. नो रिस्क नो गेन। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ओरिएंटेशन के टाइम पे ये बता देते भाई आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस भी हम सिखाएंगे, तो वहां पे रिस्क तो खत्म ही हो गया, अब वो रुकता नहीं फिर। तो न्यूट्रलाइज हो जाता है थॉट प्रोसेस। अब उनको लगता है कि विजय अगर मेरा रिस्क ही खत्म हो रहा है तो व्हाई शुड आई स्टॉप हियर। आई थिंक फिर वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको सिखाते हैं और फिर वो बहुत अच्छा मैनेज करती है। फीमेल्स के साथ ना एक और प्लस पॉइंट है, वो ना जितना सिखाया है उसी पे ही मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहती है, वो ज्यादा इधर उधर ना मतलब डेविएट नहीं करते अपने अटेंशन। एक्सप्लोर करने का एक पैटर्न। एक्सप्लोर तो करते हैं मगर वो ना अननेसेसरी के डिसीजंस नहीं लेते हैं, पहले समझेंगे सुनेंगे और फिर थोड़ा सा पैसा लगा के check थॉटफुलनेस करेंगे। हाँ, ज्यादा है, वो चीज तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ट्रस्टेड डिसीजंस हो सकते हैं फीमेल क्विक नहीं करते, पहले सोचेंगे समझेंगे हाँ। फिर थोड़े पैसे से उसको लर्न करेंगे। हम्म। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आज बताई है, दे स्टार्ट विद द बेसिक अमाउंट विच इज अ गुड प्रैक्टिस विच आई ऑलवेज अप्रिशिएट। अप्रिशिएट, वंडरफुल। तो रिस्क थोड़ा सा वैसे भी कम हो जाता है उसमें। 3 habits which you feel that HNIs should not be doing which may erode their wealth in the journey to become ultra HNI। क्योंकि जब आप एक रिटेल एक रेगुलर इन्वेस्टर से HNI बनते हो ना, तो जब HNIs के पास नया पैसा आता है, नए शौक लेकर आता है, तो कुछ लाइफ के हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। एंड हमने ये चीज़, आपने भी और मैंने भी, हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सर भी दिल्ली से हैं, तो दिल्ली की हवा में तो है हाँ। शो ऑफ एंड लाइफ के जीने के तरीके बदल जाते हैं। तो जब वो HNIs 5 करोड़ की वेल्थ तक पहुंच गए, ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है आई एम श्योर। तो हम जब HNI से अल्ट्रा HNI की जर्नी पे होते हैं, तो डू यू थिंक सर्टेन हैबिट्स इरोड द वेल्थ? यस, मगर उन लोगों को ना ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ये सब चीजें बताई जाती है। बट यू नीड टू हैव अ राइट कोच। अगर जिनके पास कोच नहीं है, तो आप देखना उन लोगों का ज्यादा एक्सपेंसेस ना लाइफस्टाइल पे हो रहा है जिनके पास कोच नहीं है। आप नोटिस करना वो ज्यादातर अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करते, जैसे कि कुछ लाइफस्टाइल एग्जांपल्स सर। जैसे कपड़े हैं, घर है, घूमना फिरना है, गाड़ियां हैं। तो वो चीजें ना मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप वंस यू अचीव अल्ट्रा HNI लेवल तो आपको करनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग में अगर आप लाइफस्टाइल फोकस्ड हो गए तो फिर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर आप यहीं पे ही, कई बार मैंने ये तक देखा है लोग EMIs में चले जाते हैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, विच इज नॉट एडवाइजेबल। आई डोंट एडवाइज। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ये सारी चीजें बताई जाती है कि बॉस अगर आप ये पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जो डेप्रिशिएटिंग असेट है और दैट टू ऑन EMIs, तो पहले तो EMI भर रहे हो, फिर डेप्रिशिएटिंग असेट है, 5-10 साल में ये खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आज आप एक 20 लाख की गाड़ी ले सकते हो बट आप 50 लाख की ले लेते हो। अब 50 लाख की गाड़ी पे आपको इंटरेस्ट भी देना है, सारे खर्चे भी हैं, और घर में ऑलरेडी 2 कार हैं, तीसरी भी ले ली, क्यों ले ली। देखो ये चीजें जब आप अल्ट्रा HNI लेवल पे जाएं तो शायद वहां ये सब क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। हाँ, मगर पहले वहां पहुंचे, क्योंकि यही 50 लाख अगर जब आप पैसे लगाओगे तो स्ट्रेटेजीज के साथ चलोगे ना, तो आप यही 50 लाख को 5 करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एब्सोल्युटली राइट। मैंने आपकी इस बात से ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद आ रही है। मैंने अभी कल किसी का एक शो देखा था, तो उन्होंने बताया अपनी जर्नी में, एंड टुडे ही इज़ एन अल्ट्रा HNI। तो ही सेड कि जब तक मैं कोई चीज़ खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग देखता था, तब तक मैं उस चीज़ को खरीदता नहीं था। मैं इवैल्यूएट करता था कि वो दिन कब आएगा जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है ना, मुझे प्राइस टैग ना देखना पड़े, बस लो और घर ले आओ सिंगल स्वाइप से। तो ये वो जो EMI वाली बात आपने करी, EMI पे तो वही लोग ले पाते हैं जो जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर वो स्टेज अटेन हो जाती है कि यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग अ लग्जरी गुड फॉर योर सेल्फ, then you can feel yourself to be financially ultra HNI mindset. So agreed sir, I think बहुत सारे लोग अगर जो इसको देख रहे होंगे ना, वो लिंक कर पा रहे होंगे अपने आप से
कि हम यहाँ खड़े हैं और इस स्टेज पे राइट मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। तो आप जो कोचिंग लेते हैं, वो कितने टेन्योर की होती है और उसमें आप क्या-क्या सिखाते हैं? देखिए, ये 60 आवर का मिनिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा और ये करीब-करीब 4 से 6 महीने चलता है। ऐसा नहीं है कि भई कोई रेगुलर क्लासेस हो गई, आप आइए, जॉइन करिए और उसके बाद कोर्स खत्म, नहीं। हमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट देनी पड़ती है क्योंकि कंटेंट बहुत डीप और वाइड है। तो कौन-सी चीज़ कब ट्रिगर हो जाए, तो कई बार होता है आपने समझ ली, नोट्स भी बना लिए बट वहाँ पे सपोर्ट देनी पड़ती है। तो 6 महीने का तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद भी हम लोग डेढ़ 2 साल तक सपोर्ट देते हैं। क्योंकि आप मार्केट कंडीशन जब तक सारी फेस नहीं कर लोगे आप, जब तक पता ही नहीं ना वो कैसे रिएक्ट करना है आपको, आपको थ्योरी पूरी नॉलेज है। जब तक थ्योरी आपके पास है ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। जब वो आप खुद रियलाइज कर लोगे प्रैक्टिकल करके, तब वो नॉलेज में कन्वर्ट होता है। तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंटोरशिप जैसे हम लोग साथ में रखते हैं, तो उससे वहां पे हम सपोर्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। 2008 के अंदर ना मार्केट का जो स्टार्ट टाइम होता था वो 9:55 AM होता था। तो जब मार्केट में करेक्शन आया 8 जनवरी 2008 की बात है ये, मार्केट में पहले 5 मिनट में ही सर्किट लग गया। ओके, 10 बजे तक ही? 5 मिनट में 10 बजे तक सर्किट लग गया। सर्किट का मतलब है 10% निफ्टी में करेक्शन, विच इज अ बिग डील। यस। स्टॉक्स में तो 20% भी आ सकता है अगर सर्किट लिमिट है। और गरिमा, कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें सर्किट ही नहीं लगता, तो मतलब फ्री फ्लो, ओह गॉड! सुपर फ्री फ्लो। तो वो तो अब आपको कितना मेजर लॉस हो सकता है विद इन 5 मिनट, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेशन। यस। अब क्या हुआ कि अगर आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज पता है, ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हर महीने इंश्योरेंस लो। फर्स्ट एडवांटेज, अगर पोर्टफोलियो ग्रो हो गया तो बस आपका जो इंक्रीज्ड वैल्यू है आपने उसको प्रोटेक्ट करा, तो अब आपको पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है। और अगर नॉर्मल करेक्शन है, वो कॉस्ट चली गई साल की, दैट्स ओके। दैट्स ओके। मगर अगर सुपर करेक्शन आ गया तो बॉस, एक डीप डाइव करें यहाँ पे, कैसे HNI अल्ट्रा HNI बनता। बिल्कुल सर। मान के चलिए 2008 का ही केस ले लेते हैं, आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 करोड़ है, कोई भी HNI है, और उसको अब एक मेजर करेक्शन फेस करना पड़ रहा है लाइक 2008। 65% का करेक्शन था, इसका मतलब है आपका जो 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो 1.5 करोड़ का रह जाएगा। 3.5 करोड़ का लॉस है। अब ये 3.5 करोड़ रुपए के लॉस में अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ 3 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी जब मार्केट बॉटम पे है। अब आप क्या करोगे भाई? वो पैसा, स्ट्रेटेजी कहती है उसको इन्वेस्ट करो, अच्छे स्टॉक्स लो उस बॉटम पे, अच्छे मतलब वो स्टॉक्स जब आप ले लोगे ना, अब एडवांटेज क्या होगी यू विल स्केल अप फास्टर। मैडम? वहां से 10 टाइम्स हो गया मार्केट। जब करेक्शन में 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया था, 3 करोड़ और डिप्लॉय कर दिए, 4.5 करोड़। कब? जब मार्केट बॉटम पे, वहां से मार्केट 10 गुना हो गई कुछ सालों में। स्टॉक्स, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल ही रुक जाओ, तो वो 5 करोड़ का 4.5 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर 10 गुना हो गया तो 45 करोड़ हो चुके हैं। आई कॉल इट एज अ कैटपुल्ट इफेक्ट। यस, जब हम एक देखते हैं ना किसी कैटपुल्ट को, गुलेल को खींचते हैं, Correct. जब वो नीचे आता है, ट्रू, और अगर उस समय पे सही निशाना अगर लग जाए आपका, तो आपकी तेज जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है टू अचीव योर गोल। ट्रू। सो आई बिलीव अगर इसको हम कोरिलेट कर लें। और मैं ना कई अच्छे लोगों से भी मिलता हूँ जो अभी रिटेल लेवल पे ही है, वो कहते हैं विजय ये बॉटम तो हमने भी पकड़ लिया था। मैंने कहा अच्छी बात है, पैसे कितने लगाए थे? फिर वो क्या कहेगा? अगर कोई सैलरीड क्लास है, आपके हिसाब से 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, उसके खर्चे भी हैं क्योंकि फैमिली में 5-6 मेंबर हैं, और टैक्सेस भी कटेंगे, और आपका SIPs, EMIs और दुनिया भर की, आपके हिसाब से कितने पैसे लगा देगा वो बॉटम पे? ही इज एन एक्सपर्ट, हम तो मानते हैं वो एक्सपर्ट है। हद मार के भी अगर 5-6 महीने का भी इमरजेंसी फंड रखा होगा, तो उसका भी 50% ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। आप ही बोलो, 2-3 लाख रुपए 2-3 लाख। हायर साइड। एक बंदा वहां पे 3 करोड़ रुपए लगा रहा है, हम्म। एक बंदा वहां पे 3 लाख रुपए लगा रहा है, पहली बात। और ब्यूटी पता है क्या है? वो 3 लाख उसने अपनी जेब से निकाले, और उस बंदे ने जो 3 करोड़ रुपए है ना उसने गोल्ड बेचा, ना FD ब्रेक करी, ना प्रॉपर्टी बेची, ना उसने कोई अपने घर से कैश विड्रॉ करा बैंक से। उसने क्या करा? सिर्फ इंश्योरेंस कर रखा था। वहां से जिस दिन मेजर करेक्शन आ गई, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया, आज वर्ल्ड ट्रेड नहीं बन गया। और ऐसी 2 करेक्शन आ चुकी हैं 2008 से लेके 2025 तक, 2020 भी था।
सो ये अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के पास जो यही कहते हैं ना कि FIIs और FDIs की अगर मैं बात करूं तो दे विड्रॉ एट देयर रिक्वायर्ड टाइम्स, जब मार्केट बूम पे होती है और जब मार्केट बॉटम डाउन होती है, दे आर सिटिंग विद द कैश एंड दे बाय इट आउट। बट वी डोंट रिकमेंड टू विड्रॉ। वाई? इंश्योरेंस है इसमें। जब हम लोग पूरा डीप डाइव करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, तो कुछ ना हम टेक्निक्स बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई चार्ट बेस्ड टेक्निक है, चार्ट बेस से ना हर कोई ये बात पता लगा सकता है मार्केट ना रेजिस्टेंस पे पहुंची है। तो एक थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है, आप उस बेसिक कॉमन सेंस के साथ चार्ट्स यूज करो। चार्ट्स खुद बोल देंगे स्टॉक्स और मार्केट इज एट द पीक, एंड द ब्यूटी इज यू हैव एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपके पास है। अब क्या होगा, और मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूं, जिस दिन मार्केट एकदम पीक टच करता है चार्ट्स के हिसाब से, उस दिन तो इंश्योरेंस करो ही करो। इसका एडवांटेज, आपने बिल्कुल पीक वैल्यू जो आपके पोर्टफोलियो की थी, आपने उस दिन उसको प्रोटेक्ट कर दिया, उसको लॉक कर दिया। अब आप मार्केट को बोलो भैया गिर जा, अगर गिर गई तो आपको और दुगना प्रॉफिट होगा, नहीं गिरी तो ठीक है, हम लोग तो प्रोटेक्टेड हैं और साल का कॉस्ट 2% है। तो इस तरीके से गरिमा एक HNI, अल्ट्रा HNI बड़े आराम से बन जाता है। मगर वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो नॉलेज बेस्ड करता है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोल दिया टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कोई 2 सेकंड का, 10 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो आ गया, उसने बस उससे इन्फ्लुएंस हो गया। नहीं, वो हो सकता है स्टॉक को पढ़ने में 2 महीने लगा दे। नहीं, दे हैव अ टीम ऑफ एनालिटिकल पीपल जो उनके लिए स्टडी कर रहे हैं। अर्ली स्टेज में तो हम रिकमेंड भी नहीं करते। ओके देखिए, टीम तब रखनी चाहिए जब आपको खुद को नॉलेज हो। ओके अर्ली स्टेज में HNI तक हम यही कहते हैं कि भाई आपका किस लेवल पे आपको टीम हायर करना चाहिए, फैमिली ऑफिस बनाना चाहिए। तो हम ये कहते हैं भाई पहले खुद नॉलेज लो, 10 करोड़ तक खुद पहुंचो, और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ अल्ट्रा HNI तक खुद पहुंचो, नहीं तो मिनिमम 10 करोड़ के बाद आपको फैमिली ऑफिस सेटअप करना चाहिए, और 25 करोड़ पे करना ही है, करना ही है। मगर उससे पहले खुद की जब नॉलेज होगी तो आप टीम को ना एक डायरेक्शन दे पाएंगे। अगर देखिए मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं टीम हायर कर भी लूँ तो उन्हें क्या कर तो मिसलीड हो सकता है। यस ऑफ कोर्स। और वो बंदा कोई गलत डिसीजन ले ले, कैसे वेरीफाई करोगे आप? कैसे आप खुद इंट्रोस्पेक्शन करोगे? क्वालिटी, जब क्वालिटी डिस्कशन होगा ना 2 लोगों में, तो एक आउटपुट आता है। क्वालिटी डिस्कशन आप खुद तो मतलब आपको नॉलेज नहीं, आप क्या करोगे? इस स्टेज पे खोने को भी बहुत कुछ है ना। अगर आप अल्ट्रा HNI लेवल पे हो तो बॉस आप सोच ही नहीं सकते। यस, यू कांट टेक रिस्क विदाउट एनालाइजिंग इट। एब्सोल्यूट। गॉट इट। सो सर, जो HNIs, अल्ट्रा HNIs कैटेगरी में इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, डू दे कंसीडर इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटीज? वी डोंट रिकमेंड। एटलीस्ट उनको एक बार जब तक 100 CR तक नहीं पहुंच जाते, जब तक इस टाइप का, क्योंकि वहां पे इंश्योरेंस नहीं है ना, रिस्क बहुत ज्यादा है। आप जितना बड़े होते रहेंगे ना, उतना आपका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो हो गई। भाई आप देखिए, स्टार्टअप लिक्विड नहीं होता, स्टॉक तो आप तुरंत बेच दो। मान लीजिए आपका एक स्टार्टअप है, नहीं चल रहा, तो आप उसे बेचने में ही आपको हालत खराब हो जाएगी उसको। तो लिक्विडिटी बहुत लो होती है वहां पे। जितनी लिक्विडिटी लो होती है, आपको अर्ली स्टेज में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो यू रिफ्रेन देम टू इन्वेस्टिंग ये इनटू सब सच। पूरा हम लोग स्ट्रक्चर देते हैं बना के ओके कि किस स्टेज पे आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अब ऐड कर लेने चाहिए। ओके। ये And how do you recommend these people to strategize their equity and secured portfolio? Depth में कितना invested रखें अपने आप को, liquidity कितनी maintain यहाँ पे करें? ना देखिए, डेट में वो लोग करते हैं जिनको इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो डेट में जाइए। जब इंश्योरेंस की नॉलेज है तो फिर डेट में क्यों जाना है? क्योंकि अगर करेक्शन आया तो दैट विल प्रोटेक्ट यू, इंश्योरेंस विल प्रोटेक्ट यू। तो फिर वो लोग बाई चांस इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है तो फिर डेट में वो फंड अपने पार्क करते हैं। ताकि ऐसे जब करेक्शंस और बॉटम्स वाले टाइम आए तो वहां से वो तो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकें उस टाइम पे। नई टेक्नोलॉजी है, नया टाइम है, नए इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उनका अगर आप बेस्ट यूज करोगे तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए, कई बार आप जब वॉरेन बफे के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने 2005-6 से ही वो बॉन्ड मार्केट में या डेट मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब उसका एडवांटेज कब मिला? 2008 में जब मेजर करेक्शन आया। तो अब तो हमारे पास इंश्योरेंस था, तो हम लोग ज्यादा पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं विद इंश्योरेंस। Okay. And how is your take on the mindset of people investing into global markets? अपने होराइजन से बाहर जाने के लिए आप कब रेकमेंड करते हैं कि यू आर प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया? एटलीस्ट 25 CR कम से कम। उसके 2-3 रीजन है।
पहली बात है, आप जिस भी मतलब क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, क्या मैं उस इक्विटी का इंश्योरेंस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? फिर उस कंट्री का आप डेमोग्राफी समझते हैं या नहीं समझते हैं? अगर आप वहाँ की चीज़ें नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट रिस्क पे आ जाएगा, और फिर जो आपने अभी तक क्रिएट करा है तो उस पे फिर डेंट आएगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप वहाँ की डेमोग्राफी समझ रहे हैं, अगर वहाँ पे इंश्योरेंस एग्जिस्ट करता है इक्विटी का, तो ठीक है। नहीं तो फिर आपको इस टाइप के रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैसा तो बढ़ ही रहा है ना यहाँ पर भी। तो जनरली वैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ओके, दे आर अवेलेबल। या मतलब इंश्योरेंस वहाँ पे है, बट वहाँ पे दूसरी फॉर्म में होता है। तो किस कंट्री में आप जा रहे हो डिपेंड करता है, फिर उसके हिसाब से हम आगे की स्टडी कराते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ लेटली ये देखा जा रहा है लास्ट 4-5 इयर्स में यूएस मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो अब यहाँ पे काफ़ी एक एयर है, एक नॉइस है कि यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं। यूएई का बहुत एक्सपोजर है, सिंगापुर का बहुत एक्सपोजर है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ की मार्केट्स काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं। तो इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करने से काफ़ी अच्छा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं आप। तो स्टिल यू विल फील कि एक एटलीस्ट 25 करोड़ का मार्क अचीव करने के बाद उन्हें वहां जाना चाहिए। देखिए, अब आपका बेस एक दो स्ट्रांग हो चुका है, फिर वो भी इंश्योरेंस के साथ हुआ है, तो आप वो तो प्रोटेक्टेड ही है। मगर जब आप सिंगापुर, दुबई, मिडिल ईस्ट या यूएस, यूरोप की बात करते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट तो है, मगर इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी स्टॉक में ही होगी ना, वो तो पढ़ना पड़ेगा। अब वो आपको नॉलेज गेन करने का सोर्स क्या है? देखिए, ज्यादातर इंडेक्स में कौन पैसे लगा रहे हैं? जिनके पास टाइम कम है वो इक्विटीज नहीं पढ़ पा रहे। अब उनको लगता है कि इसके अंदर 50 कंपोनेंट है, 4-5 नहीं चले बाकी तो चलेंगे। तो वो थोड़ा सा नॉलेज जिनको कम है वो लोग लगा रहे हैं, उन पे टाइम नहीं, तो वो SIPs करते रहते हैं। मगर जब करेक्शन आएगी तब, तो मेरे को लगता है कि नॉलेज पहले लीजिए। वो ऑर्गेनाइज्ड है ठीक है, मगर आपको फाइनली तो जिस इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाने हैं उसकी तो नॉलेज होनी चाहिए। अब वो तो पता नहीं। एक एग्जांपल, अभी रिसेंटली मेरा एक कन्वर्सेशन हो रहा था, वो मतलब मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते थे, तो मैंने पूछा आपने कहाँ कहाँ पैसे लगा रखे? कह रहे मैंने यूएस के इंडेक्स फंड में लगा रखे। मेरा अगला क्वेश्चन था, उस इंडेक्स में कौन कौन से मतलब स्टॉक्स हैं? नहीं पता। तो दोस्त, फिर मेरे को लगता है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिसके बारे में आप ही को नहीं पता। अब वो कह रहे विजय मैं हर महीने एक एक्स मतलब नंबर ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर देते, ऑटो कट होता है SIP के थ्रू। तो मैंने पूछा उसने स्टॉक कौन कौन से ये तो बताओ, एक्सपोजर क्या है उस इंडेक्स में, कितने स्टॉक हैं, कौन से सेक्टर के हैं, क्या परसेंटेज है, क्या वेटेज है? तो वो फिर लेफ्ट राइट देखने लग गए। तो मैंने कहा भाई यूएस ठीक है, मगर वहां का इंडेक्स भी अच्छी बात है, मगर उस पर डीप डाइव तो करो। पैसा भैया तुमने मेहनत से कमाया है, 2 नंबर से कमाया तो ठीक है कुछ भी करो। अगर किसी ने मेहनत से कमाया है और वो ठीक है, आप डीप डाइव इतना भी नहीं कर रहे हो तो बॉस फिर रिस्क ले रहे हो ना आप। बेटर है फिर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड को, इट्स अ ब्लाइंड रिस्क इफ वी में से। फिर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दो। नहीं तो गरिमा, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आगे आने वाले टाइम में अगर आप और ग्रो करना चाहते हैं और आपको नॉलेज ही नहीं है उसकी, तो बॉस पूरी तरह रिस्क पे हो। वेरी वेल सेड सर। और हाफ नॉलेज इज डेंजरस एंड नो नॉलेज सुपर डेंजरस। सुपर डेंजरस। नो नॉलेज पे पैसा अगर इन्वेस्ट करोगे तो बिलीव मी वो पैसा वापस आने के चांसेस भी आप धीरे धीरे कम करते जा रहे हो। और बाई चांस करेक्शन आ गया, आप किसको क्वेश्चन पूछोगे वहां पे? ऐसा तो नहीं है करेक्शन नहीं आएगा, करेक्शन तो आएगा। अब उसमें क्वेश्चन किसको पूछोगे? भैया मेरा पैसा कम हो गया, ज्यादा हो गया, तूने मेरे को बताया नहीं, ये सब कुछ नहीं, आप खुद ही SIP कर रहे हो। और वहां पे क्या होगा? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस, दिस लाइन विल टेक इट अवे। ये HNIs के केस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ, अल्ट्रा HNI फैमिली ऑफिस सोच समझ के पैसे लगाते हैं, और इसीलिए आज वो टॉप कैटेगरी में आते हैं। एक आपने काफी सुना होगा 1% कैटेगरीज में लोग हैं, मैं वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अभी स्ट्रेटेजी है क्या तो बताओ, क्या वो चार्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैं आजकल देख रहा हूँ लोग अपने ऐड चला रहे हैं, वो एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, कोई RSI बेस पे बता रहा है, कोई ऑप्शन राइटिंग, कोई फंडामेंटल। आपको लगता है केवल एक स्ट्रेटेजी आपको अल्ट्रा HNI बना सकती है, आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है? नो। आप जब वर्ल्ड कप खेलोगे, वेल्थ बनाओगे, तो दोस्त हर स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। मार्केट 5 मिनट में सर्किट लग गया था 2008 में, कैसे मैनेज करोगे आप उसको? एब्सोल्युटली। आप जब तक आई ब्लिंक करोगे जब तक तो सर्किट लग चुका है। जब तक आप थॉट प्रोसेस रन करोगे। यस। और मैडम उसके बाद जब खुला था मार्केट फिर गिरा था। तो
वही है ना, बातें तो ठीक है, इन्फ्लुएंसर काफ़ी कर लेते हैं, मगर आपको एक्चुअल में स्ट्रैटेजी देकर लोगों को बचा के फिर वहाँ तक पहुँचाने में एक पूरा प्रोसेस है। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात क्लियर भी कर देता हूँ, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, बट लर्निंग के बाद आसान होगा। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन ज़रूर होगा। वेरी वेल सेड सर। क्योंकि आप प्रोसेस लर्न करते हैं। अगर आप अपने बेटे की जर्नी देखो, कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे की जर्नी देखें, बेटी की जर्नी देखें, पहले वो उसको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उसको भाई कहीं वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर ट्रेनी, उसके बाद उसको नौकरी मिलती है मैनेजर की, फिर वो उस पर काम करता है, पता नहीं कितने साल बाद जाके वो सीईओ बनता है। तो ये चीज़ें तो फिर आपने 4 वीडियो देखे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो फिर तो रिस्क पे हो ना। आई नो, सो दैट इज़ वेरी राइटली सेड। आजकल कंटेंट क्रिएशन की हम जर्नी देखें तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आई got to know from someone who was very learned and he said free information is good but is equally dangerous, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो आपके लिए राइट फिट है कि नहीं। देखिए, इसमें एक चीज़ और देखो ना, अगर आप मान लीजिए किसी ने भी वो इन्फॉर्मेशन तो ले ली, वो नॉलेज तो नहीं है, अब आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्वेश्चन किससे पूछोगे? आपको उस पे क्वेश्चन आ गया, डाउट है, इम्प्लीमेंट करते हुए, हु विल आंसर, हु विल हेल्प, कौन हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा? और एक ट्रेड को इनिशिएट करते हुए देयर आर एन नंबर ऑफ सिनेरियोज, कुछ भी हो सकता है, बुल हो सकता है, बेरिश हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, सुपर बुलिश, सुपर बेरिश, लोग घबरा जाते हैं। मेजर करेक्शन में आपने नोटिस करा होगा, पीपल स्टार्ट सेलिंग, राइट? मगर क्या कभी उन्होंने ये सोचा भाई तू बेच रहा है, कोई तो खरीद ही रहा है? यस, इट्स अ ट्रेड, एक्सचेंज पे हो आप। इट्स अ जीरो सम गेम। यस। तो कौन खरीद रहा है? हाँ। जो खरीद रहा है वो समझदार है, या जो बेच रहा है वो समझदार है? इतनी मेजर करेक्शन में समवन इज अ बायर यस, ऑफ एंड ही कोर्स। इज डीप पॉकेट, ही इज डीप पॉकेट्स। तो वो जब तक, तो आपको उस साइड के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये जब तक नहीं आएगा जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी, नॉलेज, माइंडसेट एंड स्ट्रैटेजीज, और ये एक दिन में नहीं आएंगे। इट्स ओवर द इयर्स विद टाइम प्रोसेस। यस। और गलतियां नहीं होंगी ऐसा भी नहीं, गलतियां भी होंगी, बट गलतियां अच्छी हैं अगर आप उसको लर्निंग के साथ फिर दोबारा से ना करो, ना करें, सीखने को मिलता है। yes, yes. और एक बार इसलिए जो मैंने अभी आपने फीमेल्स के बारे में पूछा था ना, फीमेल्स में बेस्ट क्वालिटी पता है क्या? पहले थोड़े से चालू करती हैं, सीखती हैं, गलती हो गई, लर्निंग भी हो गई, अब बड़ा पैसा डिप्लॉय कर देती हैं, तो ये उनका एक बेस्ट पार्ट है। एक्चुअली दे आर बीइंग कंडीशनड एंड दे आर नरिश्ड एंड रेज्ड विद द माइंडसेट कि उन्हें ना हर जगह जवाब देना होता है, परिवार संभालना है, बच्चे देखने हैं, गलतियों का स्कोप ना पहले ही कम रह जाता है। In irrespective, no biasness toward the male and female gender, but males are being pushed towards riskier side of life because risk नहीं लेंगे तो reward नहीं मिलेगा। फ्रंट फुट पे भी Yes, yes. So both the partners have to parallelly dwell themselves, evolve themselves to attain a successful level. Very nicely said, sir. आपने बहुत बहुत अच्छे से explain किया कि एक wealthy family और wealthy कैसे हो सकती है, राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट एंड नॉलेज के साथ, एंड ओवर द ईयर्स अगर वो उसे मेंटेन करें, ओवर एक्सपेंसिव ना चलें, एक्स्ट्रावेगेंसी को कंट्रोल करें, तो अटेन हो सकता है। होता क्या है गरिमा, स्टार्टिंग में हम कहते हैं लाइफस्टाइल पे अभी फोकस मत करो, स्टार्टिंग में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं, मगर द मोमेंट यू अचीव अल्ट्रा एचएनआई स्टेटस ना, आपको कभी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना पड़ेगा। क्या आपने कहा था ना, टैग ही नहीं देखना पड़े। तो देखिए, आज हो सकता है हम लोग कई लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई बड़ी कार है, अच्छी वॉच है, मोबाइल फोन, लाइफस्टाइल, घर, कपड़े, वटेवर, मगर आप मानिए मत मानिए, उन्होंने या उनकी फैमिली में कभी किसी ने एक बार बहुत मेहनत और कॉम्प्रोमाइज करा होगा, चाहे उन्होंने उनके ग्रैंड पेरेंट ने करा हो, उनके फादर या मदर ने करा हो, या आज वो खुद कर रहे हो, वो एक बार आपको उस बॉटल नेक से निकलना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद किसी को कुछ नहीं, मतलब मुड़ के ही नहीं देखना। वंडरफुल सर। आप मुझे ये बताएं सर, आपने बहुत अच्छे से वाउच किया कि एक्सपोजर इंटरनेशनल लेने से पहले आप यहाँ पे पहले अच्छे से अपनी वर्थ क्रिएट कर लो, तो दैट shows that you are a strong advocate of India's growth. करेक्ट। सो थोड़ा सा इंडिया की ग्रोथ जर्नी और कुछ सेक्टर्स जो आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऑडियंस के लिए फ़ायदा करेंगे आने वाले टाइम में, आप इंडिया को कहाँ देखते हैं आज से 15 साल में? मुझे लगता है कि शायद 2047 से पहले पहले ही हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे।
2047 Correct. ओके जिस स्पीड से इस वक्त इंडिया ग्रो कर रहा है, शायद 47 से पहले ही हम बन जाएंगे। ओके और अब आपने जो सेक्टर्स पूछे, मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता आप इस वाले सेक्टर में, ना कोई मैं टिप देता इसमें पैसे लगाओ उसमें पैसे लगाओ। मैं ये कहता हूँ अपनी कॉमन इंटेलिजेंस, देखिए मेरा काम है प्रिपेयर करना, एक स्टूडेंट को उस लेवल तक लेके जाना जहां वो सोचे। यस मैं थोड़ी ना बोलूंगा तू ये वाला सेक्टर देख ले, और मैं कभी किसी को नहीं बोलता। मैं क्या कहता हूँ, आप अपनी कॉमन इंटेलिजेंस यूज करो और बस ये देखो कि किस सेक्टर में ना एक्चुअल में ग्रोथ आपको लग रही है। मैं फार्मा बोल दूंगा, आपको नॉलेज ही नहीं है फार्मा की और आप पैसे लगा दोगे, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो जेंजी है कोई, अभी पेरेंट्स ने बोला भाई तुम पोर्टफोलियो देखो, जेंजी सिर्फ इतना ही देख ले, वो चारों तरफ ना नया ऐसा क्या देख रहा है जिसकी डिमांड उसको लगता है बहुत बढ़ेगी, और वो प्रोडक्ट स्केल हो सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कोई टिप नहीं है कोई, क्योंकि मैं एग्जाम्पल एज अ ट्रेनर मुझे देना पड़ेगा ना। जोमैटो, देखिए मैं और आप अगर अपनी बात करें, आज से 10 साल पहले कोई घर पे खाना आता था? नहीं आता था बट आज की डेट में इट इज कॉमन, राइट? ज्यादातर कौन लोग मंगा रहे हैं? यंगस्टर्स। फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं की है, उनको नई नई चीजें खानी है, रूटीन में सब दाल सब्जी रोटी नहीं खानी है। उनको ये बात पूछनी चाहिए अपने आप से कि क्या ये बिजनेस बढ़ेगा, क्या लोग और मंगवाएंगे? वो अगर वो 2 साल से मंगवा रहे हैं, क्या उन्होंने कम करा या ज्यादा करा? मेरा काम ना इन चीजों को, इस फ्रेम को डेवलप करना है। मेरा काम टिप देना नहीं है। देखिए मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं एक गुरु हूं। तो मैं बात, इसलिए कई बार लोग होते हैं, आप ना देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर स्टॉक्स बता देते हैं या पोर्टफोलियो खोल के दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बता देते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। रीजन इज दिस, आप नॉलेज दो, लेट हिम ब्रेनस्टॉर्म एंड लेट हिम डिसाइड। इंश्योरेंस से हम बचा लेंगे उसको, मगर अगर वो सीख गया ना, वो 10 डिसीजन लेगा, 2 तो करेक्ट होंगे, 8 अगर जीरो भी हो गए ना तो वो जीरो से माइनस नहीं होंगे, मगर ये 2 जब चलेंगे तो ये तो कुछ भी लॉस नहीं हुआ आपका, इतना प्रॉफिट आएगा क्योंकि स्काईज आर द लिमिट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो यू प्रिपेयर देम यस, वो जो फ्रेम होता है ना, वो प्रिपेयर करना। अब उस फ्रेम के लिए क्या क्या चीजें होती हैं वो तो एक लंबा डिस्कशन है, बट यहाँ से मुझे लगता है जिनको एक चीजें समझनी है तो वो खुद सोचे। जैसे एक जोमैटो की डिस्कशन हमारा चल रहा है, इसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, मैं क्यों खाना मंगवा रहा हूँ, मेरे दोस्त क्यों मंगवा रहे हैं? एनालाइज योरसेल्फ आप देखो ऑब्जर्व करो आपके आसपास कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है कितनी हाउसिंग अगर हम बात करें दिल्ली एक टाइम पे एक शहर कहा जाता था फिर एनसीआर में गाजियाबाद आया नोएडा आया फरीदाबाद आया आज अब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सैचुरेट हो गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जहां तक आप देख पा रहे हैं वहां तक बसावट आ रही है सो दैट मीन्स देयर इज अ डिमांड बाहर से भी लोग आके दिल्ली में रहना शुरू करते हैं इट्स अ कैपिटल ऑफ कंट्री एंड इट इज़ लाइक इट प्रोवाइड्स यू बिजनेस वर्क लाइफ एवरीथिंग सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग अराउंड यू कंजम्पशन बढ़ रही है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको अगर ऑब्जर्वेशन से और टेक्निकली थोड़ा बहुत अगर न्यूज़ में अपडेटेड रहें और पढ़ें तो बहुत आसान है अपने आप को सबसे पहले ना सेल्फ रियलाइजेशन से गॉड रियलाइजेशन। आपको खुद जो रियलाइज हो रहा है ना, आप उस पे आगे बढ़ो। हाँ, मेरा काम है उस रियलाइजेशन को और ज्यादा मैच्योर करना और इनपुट देना, भाई क्या क्या चीजें किस सेक्टर में आपको सोचनी है, वो मेरा काम है। मगर कई बार बहुत बच्चे मिलते हैं, मतलब 18-20 साल के, इतने मैच्योर मतलब डिस्कशन करते हैं, फिर मेरे को लगता है ये कोई जेंजी वेंजी नहीं है, ये एक क्लासिकल बंदा है, बस इसको प्रिपेयर कर देते हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट है, मतलब मैंने उसको 2014 में पढ़ाया था। ओके मतलब उसको उसके फादर ने बोला कि भाई, मतलब वो समझ गए थे कि इसको ना थोड़ा, वो जेंजी मैंने 2014 में देखा था पहला, तो आज आप लोग देख रहे हो ना 2025 में। मुझे पैसा एकदम फंकी बंदा, एकदम फन, मतलब फंकी जिसे बोलते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कपड़े वपड़े पहनने का स्टाइल, तो वो थोड़ा ऐसा लगता था ऑड मैन आउट तो नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल ही रहते थे। तो उसके फादर को पता नहीं क्या लगा कि विजय ये हाथ से ना निकल जाए, तो राइट टाइम पे इनको संभाल लेना चाहिए तो आई थिंक वो 16-17 था, उसको बोला कि विजय तू इसको ट्रेनिंग दे। वो सीईओ थे तब। तो उन्होंने कहा ये इसको नाम राइट जगह, क्योंकि इसकी जो नॉलेज है ना वो टेक सेवी, सुपर टेक सेवी, और पता नहीं कितनी कंट्री घूम चुका है, एक्सपोजर जबरदस्त।
तो उसके फादर ने कहा दोस्त इसको ट्रेनिंग चाहिए, अब मैं आज से चालू कर दूँ। तो हमने बहुत जल्दी उसको एक बार ब्रेनस्टॉर्म करके ट्रेनिंग चालू कर दी और ही वाज एग्री। आप यकीन नहीं मानोगे, धीरे धीरे फर्स्ट टाइम उसके फादर ने उसको सिर्फ 1 लाख रुपया दिया और उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था ये 1 के 2 करे, 5 करे, 10 करे, नहीं। उन्होंने ये देखा इसने पहले साल 1 लाख को कितना ग्रो करा है पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आई थिंक दिस वाज क्लोज टू अबव 20%। ओके, एनुअलाइज्ड रेट निकल गया है। Annualized। उसके फादर ने अगले साल फिर उसको 4 लाख रुपए दिए तो 5 लाख हो गए। जी। तो फिर उसने अगेन प्लस 20%, 20-25, अब थोड़ा पुरानी स्टोरी है तो एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है बट ये श्योर है 20% प्लस था। तीसरे साल उसके फादर ने उसको 15 लाख दिए, 20 लाख हो गए। फिर उसने वो साल बहुत अच्छा गया था तो वो शायद 40% प्लस चला गया। वंडरफुल। करेक्शन भी आई थी, ऐसी बात नहीं है, करेक्शन उसकी आई थी 2020 उसके सामने आया था बट इंश्योरेंस था तो वो भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। उसके फादर ने शायद पूरा डिप्लॉयमेंट बहुत ही बड़ा कर दिए, एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को अब याद नहीं है मगर पोर्टफोलियो साइज इतना हो गया है तो उसने ये बोल दिया मेरे को अब जॉब नहीं करनी। अब उसके फैमिली मेंबर कहते तू हमारा पोर्टफोलियो भी देख ले, तू हमारा पोर्टफोलियो भी देख ले, उसको जॉब नहीं करनी। तो मेरे को क्या लगता है अर्ली स्टेज में एचएनआईज ना ये चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चे का फोकस बस राइट जगह प्लेस कर दिया। और मैं आपको बताऊं उसने सारे वो बिजनेसेस पिक करे थे जो जेंजी की डिमांड में है या बच्चे, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को ना स्टार्टिंग में एविएशन में बहुत कम इंटरेस्ट होता था बिकॉज ऑफ द ऑयल का वोलेटिलिटी, बहुत वोलेटिलिटी अगर ऑयल पे रहेगा। few players are there. राइट। तो बट उसने मेरे को बोला सर आने वाले टाइम में ना आप ये देखना कि ये ना बहुत अच्छा चलेगा। एक बार को तो लगा मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि एज अ गुरु, फिर मेरे को लगा चल ठीक है मैं तेरी बात को मानता हूँ, इसमें जो थोड़े पैसे लगा। आज की डेट में उसने इन्वेस्ट करा था इंटरग्लोब एविएशन में, दैट स्टॉक इज एट द पीक। और आपको पता होगा कुछ टाइम पहले ही उस कंपनी ने 500 एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर करा है यूएस को। तो ये देखिए उसकी जो सोच थी ना कि देखिए मेरे रीजंस थे उसके रीजंस थे, वो जेंजी वाले माइंडसेट से सोच रहा था, मैं ऑयल के फ्लक्चुएशन वाले माइंडसेट से सोच रहा था। फिर गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम चालू करी, हर जगह उन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए और अब डेवलप्ड कंट्री है तो इन चीज़ों का तो अब डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बात उसने अर्ली स्टेज में पकड़ ली थी। तो देखिए वो मैच्योरिटी कितनी थी। तो मेरे को क्या लगता है जेंजीज का अगर राइट फोकस जो है ना अगर सही जगह प्लेस कर दो, They are wonderful entrepreneurs. फिर सोशल मीडिया का ऑप्टिमम यूज भी होगा। फिर वो उल्टी सीधी चीजें नहीं दिखाएगा सोशल मीडिया भी, उसका इंटरेस्ट बेस्ड चीजें दिखाएगा, चाहे वो एविएशन से रिलेटेड है चाहे वो जोमेटो से रिलेटेड है, क्या हो रहा है। और वो बच्चे ना इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरह पकड़ रहे, बस उनको फ्रेम करना बहुत जरूरी है। बट They have the capabilities to perceive the future demand because उनका एक्सपोजर एज यू राइटली सेड, अगर आज हम देखें हमारे घर में 10 साल के बच्चे को हमसे बेटर टेक यूज करना आता है, हमें ऐप्स का फंडामेंटल्स नहीं पता है, उन्हें पता है कि कौन सी ऐप में कैसे गेम्स मॉडरेटली चलेंगे, कौन से एग्रेसिव चलेंगे। सो दे आर वेल लर्नड, नो डाउट अबाउट इट। सो आई थिंक इतना डीप कॉन्वर्सेशन अबाउट दी वेल्थ, अबाउट HNIs, अल्ट्रा HNIs, फैमिली ऑफिसेस एंड अ लॉट ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी, आज हमने ना एक होलिस्टिक डिस्कशन करते हुए ये जाना है कि आपकी हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल बहुत बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने आप को जहाँ देखना चाहते हैं उसको स्केल अप करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़, क्या फॉर्मूला चाहिए लाइफ में। एंड सर ने तो आज इतना आसान कर दिया ये बात को समझना कि आप बहुत आराम से ये गोल बनाएं और अचीव करें। सर को कैसे कांटेक्ट करें उसका लिंक दे देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सर से आप कांटेक्ट कीजिएगा, सर से बात कीजिएगा। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये आपके लिए अचीवेबल है, यू नीड द राइट कोच, राइट मेंटोर, ही इज़ इन दिल्ली। आई बिलीव आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं सर आप? हाँ जी, मगर ज्यादातर ना HNIs अल्ट्रा HNIs प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं 1-to-1 1-to-1 क्योंकि किसी का फोकस आई कांटेक्ट होता है ना, ओके ओके। और वहाँ पे आपके पास कोई चांस नहीं आप कैमरा बंद कर दो, अच्छा, आई नो। तो वो फिर फोकस्ड है पूरा। Okay, but ठीक है, that's okay. You can still take his advice and he take his expertise. He's always there to help क्योंकि उन्होंने इतनी नॉलेज हमारे यहाँ शो पे दे दी है। जब आप 1-on-1 उनको सब्सक्राइब करेंगे तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना आसान हो जाएगा अल्ट्रा HNI बनना। With this note, I would like to thanks all my viewers who have been watching all the previous shows and are looking forward for more
insightful conversations with a lot of guests which are upcoming on my show. Please do mention what else do you want me to bring on the table for you कि आप लोग और क्या जानना चाहते हैं. Like, subscribe and share it with many people. आपके नेटवर्क में अगर HNIs हों जो स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम पे अपनी वेल्थ को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, यू हैव द सॉल्यूशन इन दिस होल एपिसोड. एंड येस, यू हैव द एक्सपर्ट एज वेल टू कॉन्टैक्ट. Do contact him given the information here. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your special and valuable time. We look forward to meet you again with a lot of queries we will get on our show. And आप ऐसे ही हमें knowledge देते रहिएगा with new things coming up in the future time. Thank you so much. Thank you.